आदाब दोस्तों। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे मुल्क की कहानी शेयर करता हूँ कि जो पाकिस्तान के साथ आज़ाद हुआ और एक वक्त ऐसा भी था कि उसके जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व थे वो 1.2 बिलियन डॉलर्स थे। पाकिस्तान की इकनॉमिक ग्रोथ से उसकी इकनॉमिक ग्रोथ कम थी और आज वो उसके पास दुनिया के चौथे नंबर पर फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है। ये मुल्क कोई और नहीं, ये हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया है। अगर हम तारीख़ पे नज़र दौड़ाएं तो 1900 से लेके 1947 तक इस पूरे खित्ते की इकनॉमिक ग्रोथ इंतहाई स्लो रही और उस वक़्त जो अंग्रेज़ की हुकूमतें थी उन्होंने यहाँ के लोगों पर हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम में जानबूझकर कम पैसे लगाए, जिससे उस वक़्त जो लिटरेसी रेट था वो सिर्फ 17% था। 1947 में जब दोनों ममालिक आज़ाद हुए तो वहाँ एक स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आती रही और 1960 में उन्होंने अपने लिए एक ऐसा फ़ैसला किया जिसके शायद जो इकनॉमिक नताइज थे वो इतने हौसला अफजा नहीं रहे। वो फ़ैसला ये था कि 1960 में उन्होंने जो इम्पोर्ट्स थे उनको करटेल करने की कोशिश की ताकि मुल्क के ज़्यादातर जो डॉलर्स है, ज़र मुबादला है, वो बैरूनी प्रोडक्ट्स पे सर्फ ना हो सके और अपने जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको ग्रो करने के मौका मिले। लेकिन उसके जो शायद उस वक़्त कुछ वक्त के लिए वो अच्छे फ़ैसले थे, लेकिन बाद में उसके नताइज इंतहाई ख़राब आए और 1990 में इंडिया के हालत इतने ख़राब थे कि उसके पास सिर्फ 1.2 बिलियन डॉलर्स के फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व बच गए थे। अगर उस वक़्त हम पाकिस्तान की इकनॉमिक ग्रोथ देखें तो इकनॉमिक ग्रोथ पाकिस्तान की 6% थी और इंडिया की 4% थी। पाकिस्तान के ज़्यादातर स्कॉलर्स का ये ख्याल है कि पाकिस्तान की जो इकनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा थी उस वक़्त उसमें बैरूनी मिलिट्री इमदाद शामिल थी। जो ऑयल रिच कंट्रीज़ है यानी खलीजी ममालिक है उनके जो इमदाद थी वो शामिल थी, यानी पाकिस्तान की इकॉनमी ज़्यादातर इमदाद पर ही रिलाई करती रही। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो उसके जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी वो इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकी, जिसकी वजह से वहाँ के हालत ख़राब हो गए और साल 1991 में फरवरी के महीने में तो हालत इतनी ख़राब थी कि हर साल 1 फरवरी को इंडिया में बजट आता है और 1991 में बजट ही नहीं आया। और उस वक़्त इंडिया में एक कोलिशन गवर्नमेंट थी जिसके वज़ीर-ए-आज़म चंद्रशेखर थे और जो पार्लियामान की बड़ी पार्टी कांग्रेस की हिमायत उसको हासिल थी। जब चंद्रशेखर IMF के पास मुज़ाकरात करने के लिए गए तो IMF ने एक लंबी फ़हरिस्त दी, जिस तरह पाकिस्तान को सामने रखते हैं कि आप अपने सब्सिडीज़ को ख़त्म करें, आप अपनी इकॉनमी को लिबरलाइज़ करें, आप जो है गवर्नमेंट चीज़ों के दाम को कंट्रोल न करें और आप जो है एक ओपन इकॉनमी की तरफ आए। क्योंकि ये फ़ैसले चंद्रशेखर के लिए इंतहाई मुश्किल थे, क्योंकि ये एक गैर मकबूल किस्म के फ़ैसले थे और जो भी हुकूमत ये फ़ैसले करती वो अवामी हिमायत खो जाती। तो चंद्रशेखर इस मसले के हल के लिए अमेरिका के पास चले गए और उस वक़्त इंडिया के पास 1.2 बिलियन डॉलर्स थे और एक हफ़्ते के ऑयल इंपोर्ट के लिए उसको चाहिए थे 5 बिलियन डॉलर्स। लेकिन जब वो अमेरिका के पास चले गए तो इतने में ही इराक़ और कुवैत की जंग छिड़ गई, जिससे तमाम रास्ते बंद हो गए और जो ऑयल एक हफ़्ते के लिए 5 अरब डॉलर में मिलना था वो उसकी कीमत अब 12 अरब डॉलर हो गई। तो ये इंडिया एक और मुसीबत में फंस गया। तो उसको हर हाल में अमेरिका की ज़रूरत थी और अमेरिका के पास जब वो गए तो अमेरिका ने फिर अपने मुतालबात सामने रखे। उन्होंने कहा कि हमारे जहाज़ फ़िलिपाइन से उड़ के कुवैत में जाते हैं उनकी मदद के लिए और सद्दाम हुसैन हुकूमत के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए, तो ये हमें बहुत दूर पड़ता है और आप हमें मुंबई में एयर बेस दें। ये एक मुश्किल फ़ैसला था क्योंकि उस वक़्त इंडिया जो जिस कैंप में था वो रशिया का कैंप था और दूसरे साइड से अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन दोनों ने अपने अपने इंटरेस्ट के लिए उसको माना। और जैसे ही चंद्रशेखर हुकूमत ने हाँ कर दी तो अगले ही दिन IMF ने अमेरिका के कहने पर 1.3 बिलियन डॉलर्स इंडिया के लिए रिलीज़ कर दिए। लेकिन ये एक कलील रकम थी और इस रकम से इतने बड़े मुल्क के मसाइल हल नहीं हो सकते थे। मार्च में उनको दोबारा ज़रूरत पड़ी जब चंद्रशेखर के नुमाइंदे IMF के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, तो IMF ने कहा कि हम किस से मुज़ाकरात करें, आपके साथ हम मुज़ाकरात क्यों करें, क्योंकि आपके पास तो आप पार्लियामान में वो मेजॉरिटी ही नहीं है, क्योंकि पीछे से कांग्रेस पार्टी ने अपनी हिमायत छीन ली थी और अब चंद्रशेखर हुकूमत के पास बड़ी पार्टी कांग्रेस की हिमायत नहीं थी। इतने में ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंतखाबात का ऐलान किया और मई में
नए इंतखाबात का शेड्यूल जारी हुआ, तो ये एक मुश्किल मरहला आया था। और चूँकि वहाँ एक इंडिया में एक निगरान सेटअप नहीं होता, बल्कि वही वज़ीर-ए-आज़म कायम मकाम वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर काम करते हैं और चंद्रशेखर ही कायम मकाम वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर काम करते रहे। जब ये इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हुआ, तो इलेक्शन कैंपेन के दौरान राजीव गांधी मुख्तलिफ रियासतों के दौरे पर थे। तो जब वो तमिलनाडु की रियासत पहुँचे, तो वहाँ एक ख़ुदकश हमलावर ख़ातून थी, तो उसने राजीव गांधी को कत्ल किया और इससे पूरे मुल्क में दंगे फसाद हो गए। जो पहले से अबतर मुआशी हालत थी, वो और अबतर हो गई और मुल्क एक मुश्किल गड़ी पर आ पहुंचा। तो इसके मुश्किल हालत से निकलने के लिए चंद्रशेखर ने ये फैसला किया कि इंडियन रिज़र्व बैंक का जो गोल्ड है वो हम बाहर के ममालिक में गिरवी रखेंगे, जैसे कि इंग्लैंड के बैंक है, जापान का बैंक है, स्विस बैंक है। तो वहाँ गिरवी रख के उसके बदले डॉलर्स लेंगे और हम अपनी ये हालत सुधारने की कोशिश करेंगे। ये सब फैसले आवाम से खुफिया करके किए जा रहे थे। इसका पता ऐसा चला कि एक गाड़ी सड़क पे ख़राब हो गई और उससे कुछ मुसल्लह अफराद बाहर निकले और गाड़ी को अपने हिफाजत में लिए, तो जिससे आवाम में एक खौफ व हरास फैल गया कि ये किस किस्म की गाड़ी है, क्या लेके जा रहे हैं, क्यों इतनी सिक्योरिटी है इस गाड़ी की। तो इतने में ही अंदर से किसी बंदे ने एक सहाफ़ी को ख़बर दी कि इस गाड़ी में इंडियन रिज़र्व बैंक का सोना बाहर ममालिक में मुंतकिल किया जा रहा है और ये सोना था तकरीबन 47 टन। तो ये एक मुश्किल फ़ैसला था, लेकिन उसके अलावा चंद्रशेखर के पास कोई चारा ही नहीं था। जब नए इंतखाबात हुए, तो चूँकि राजीव गांधी का कत्ल हुआ था, तो लोगों ने दिल खोल के कांग्रेस पार्टी को वोट दिए और 244 सीटें उन्होंने हासिल की, जो एक मेजॉरिटी की पार्टी लोकसभा में बनकर उभर आई। और कांग्रेस ने अपनी हुकूमत बनाई, नसीमा राव को वज़ीर-ए-आज़म चुना और मनमोहन सिंह को वज़ीर ख़जाना। ये एक मुश्किल साल था इंडिया के लिए, और चूँकि बजट 1 फरवरी को नहीं आ सका था, तो नई हुकूमत ने बजट का ऐलान 24 जुलाई 1991 को किया। पॉलिसी में शिफ्ट लेके आए, मतलब सोशलिस्ट टेंडेंसीज से हट के उन्होंने एक ओपन मार्केट की तरफ आने की कोशिश की। उनके इस इकोनॉमिक पॉलिसी के 3 बड़े नुक्ते थे। नंबर 1, उन्होंने लाइसेंस राज का ख़ात्मा किया। जो पहले रियासत करती थी कि हर एक कारोबार के लिए, छोटे बड़े के लिए लाइसेंस दरकार होती थी। हर छोटे बड़े कारोबार में जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके भाव का तयन करती थी कि चाय कितने का कप बिकेगा, आटे की किलो की कीमत क्या होगी, कपड़े का गज कितने का बिकेगा, इसेंशियल नॉन इसेंशियल आइटम सब की कीमतें जो है वो हुकूमत तयन करती थी। यहाँ तक कि जहाज़ का टिकट, बस का टिकट, पेट्रोल की कीमत, हर एक चीज़ की कीमत का तयन जो है वो रियासत करती थी, जिससे कारोबार को नुकसान पहुँचता था। तो उन्होंने सबसे पहले इस लाइसेंस राज का ख़ात्मा किया और अपने इकानमी की लिबरलाइजेशन कर दी। दूसरा स्टेप जो उन्होंने उठाया, उन्होंने प्राइवेटाइजेशन की, कि जो रियासत के पास 17 इंडस्ट्रीज़ थी, उन्होंने सब के सब उन्होंने प्राइवेटाइज़ किए, सिवाय 3 इंडस्ट्रीज़ के, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन थी, और सेकंड नंबर पे एटॉमिक एनर्जी, और थर्ड नंबर पे माइनिंग ऑफ एटॉमिक मिनरल्स। ये सिर्फ रियासत के पास रही। उसके थर्ड जो उन्होंने स्टेप उठाया, वो अपने इकोनॉमी की ग्लोबलाइजेशन कर दी, कि जो प्रोडक्ट्स यहाँ से कोई बिजनेसमैन इंडिया से बाहर बेचना चाहे तो वो बाहर बेच सकता है, उसके लिए कोई लंबी लाइसेंसिंग की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने टैरिफ ही इंतहाई कम कर दिया कि बाहर के लोग अट्रैक्ट हो सके और इंडियन प्रोडक्ट को ख़रीदे। और इंडिया जो इम्पोर्ट्स है उन पे भी उन्होंने टैरिफ कम कर दिया कि एक ओपन इकोनॉमी की शक्ल अख्तियार करे, कि अगर इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को, किसी बंदे को बाहर से कोई प्रोडक्ट चाहिए तो वो बाहर से मंगवाए और इंडिया में उसको बेचे या उससे और प्रोडक्ट्स बनाए, तो उससे एक इंडस्ट्री में ग्रोथ आया। लेकिन ये फैसले जो थे वो इतने आसान नहीं थे, इसके भी आफ्टर शॉक्स आए। इंडियन रुपया जो था वो डॉलर के मुकाबले में 11 से 20% गिर गया, जिससे वक्ती तौर पर महंगाई का एक तूफ़ान आया, बेरोज़गारी आई, जो लोगों के लिए सहना बड़ा मुश्किल था। लेकिन नसीमा राव जो उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म थे, उन्होंने बड़े अहम अल्फाज। जब हम सत्ता में आए तो देश एक अभूतपूर्व आर्थिक संकट
سے گزر رہا تھا اور اس خطرناک بیماری کو دور کرنے کی آوشکتا تھی۔ جب خطرناک بیماری آتی ہے تو اس کے علاج میں سنکوچ سے کام نہیں چلتا، ساہس بٹور کر سختی سے علاج کرنا پڑتا ہے اور اس کے لیے جو بھی کٹھور قدم اٹھانے چاہیے انہیں اٹھانا پڑتا ہے۔ آج ہم یہی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ادھر ریزرو بینک نے روپے کا مولیہ بدلا ہے۔ اس کا ادیش ہے کہ دیش واسیوں کو اپنا مال ودیش میں بیچنے کی ادھک سویدھا ہو، ان کو بڑھاوا ملے اور ودیشی بیاپار میں ہمارا جو گھاٹا ہوتا آیا ہے وہ گھاٹا کم کیا جائے بلکہ گھاٹا پورا ہی ہٹا دیا جائے۔ یہ ایک اکنامک پالیسی کے شفٹ لے کے آئے اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ ہم کرتے ہیں اور اس طرح کے فیصلے ہم کرتے رہیں گے اپنے ملک کو بچانے کے لیے۔ تو یہ مشکل فیصلے انہوں نے اس وقت کیے اور اس کے نتائج یہ ثابت ہوئے کہ جو مئی اور جون میں انہوں نے سونا باہر گر بھی رکھا تھا کہ ان کے پاس فارن ایکسچینج ریزرو نہیں تھا، تو اکتوبر اور نومبر میں وہ سارا سونا وہ اپنے ملک میں واپس لے کے آئے اور انڈین ریزرو بینک میں رکھا۔ اور 2009 میں جب دوبارہ کانگریس کی حکومت آئی اور منموہن سنگھ وزیر اعظم بنے تو انہوں نے جتنا سونا اس وقت 1991 میں انڈیا نے باہر ملکوں میں گر بھی رکھا تھا، اس سے 3 گنا زیادہ سونا وہ انڈیا میں واپس لے کے آ گئے اور انڈین ریزرو بینک میں رکھا۔ تو یہ کچھ مشکل فیصلے تھے جو انہوں نے کیے اور یہ اتنے آسان نہیں تھے۔ آج اس کے نتائج یہ کہ انڈیا کے پاس دنیا میں 4تھے نمبر پر سب سے زیادہ فارن ایکسچینج ریزرو موجود ہے۔ تو اب ہماری حالت یہ ہے کہ 1991 میں ہماری اکنامک گروتھ 6% تھی۔ اب ہمیں بھی کچھ اس قسم کے فیصلے کرنے چاہیے جس سے ہماری اکانومی کو ایک سمت مل سکے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ انڈیا میں تمام کے تمام اکانومی کے مسائل حل ہو چکے ہیں اور وہ ایک خوشحال ملک بن چکا ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کے اکانومی کو ایٹ لیسٹ ایک سمت مل گئی ہے۔ باہر کی کمپنیز بغیر کسی روک ٹوک کے آ کے انڈیا میں انویسٹمنٹ کرتی ہے۔ ان کے جی ڈی پی کا سب سے بڑا حصہ سروسز سیکٹر کا ہے جو آئی ٹی کمپنیز کی وجہ سے ہیں۔ باہر کے جو لوگ ہیں وہ انڈیا میں اپنے کال سینٹرز اور اس قسم کے سینٹرز قائم کرتے ہیں جس سے اپنی کمپنیز کو چلاتے ہیں۔ تو یہ اگر ہم نے بھی اس قسم کی فارن انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنا ہے، ڈالرز کو اس ملک میں لے کے آنا ہے، تو ہمیں بھی کچھ سخت فیصلے کرنے پڑیں گے، چاہے وہ وقتی طور پر ہمارے لیے مشکل ہو، لیکن اس کے نتائج دیر پا آ سکیں گے۔ اگر ہم اسی طرح صرف وقت کو آگے دھکیلنے کی کوشش کریں گے تو یہ وقت اور مشکل ہوتا جائے گا، کیونکہ اکانومی کی جو آنکھ ہے یہ سب سے زیادہ نیوٹرل ہے۔ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ کون سا ملک ہے، کون سا خطہ ہے، یہ سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتی ہے اور سب کو برابر ہی ٹریٹ کرتی ہے۔